Hello students, welcome back to the Analysis Hub. I hope you all are doing well. आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। MPPSC क्रैश कोर्स में आपका स्वागत है। MPPSC में अभी हम आर्ट एंड कल्चर पढ़ रहे हैं और हमारा जो पहला सेशन था वो था आर्ट एंड कल्चर के अंदर जो हमने मेनली डायलेक्ट्स और ट्राइब्स की बात की थी। ठीक है, मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन की बात की थी, प्लस वो ट्राइबल कम्युनिटीज़ की जो डायलेक्ट्स हैं, डिफरेंट डायलेक्ट्स आपको मिलते हैं देखने को, उनकी बात हम कर चुके हैं। तो इफ़ यू डिडंट सी दैट वीडियो, प्लीज़ गो एंड वॉच द वीडियो। उसके बाद आज का सेशन देखिएगा। आज का सेशन जो है वो है आपका आर्ट एंड स्कल्पचर को लेके। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आर्ट और स्कल्पचर दो आपको देखने को मिल रहे हैं वर्ड्स, राइट। तो आर्ट के अंदर हम कवर करेंगे जितना भी पेंटिंग वाला जो भी हमको देखने को मिलता है, पेंटिंग का काम, जो हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज़ से लेकर प्लस जो अलग अलग एरिया में मध्य प्रदेश के अंदर पेंटिंग्स पहले से जो चली आ रही हैं प्रथा में, वो सारी पेंटिंग्स देखेंगे हम आर्ट के अंदर डेफिनेटली। फिर स्कल्पचर पर आएंगे तो स्कल्पचर के अंदर जो तीन उसको डिविडेशन में रखा गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। हम स्कल्पचर को तीन पार्ट में पढ़ेंगे, जिसमें हम केव स्कल्पचर देखेंगे, टेम्पल स्कल्पचर देखेंगे और स्तूपा स्कल्पचर देखेंगे। ठीक है, केव जैसा कि आप सभी को पता है कि प्री हिस्टोरिक टाइम से केव्स का टाइम पीरियड चल रहा है, राइट। उसके बाद स्तूपा जो है वो आपके बुद्धिज्म को लेकर जितने भी स्तूपाज हैं उनको देखेंगे। देन वी कम टू द टेम्पल स्कल्पचर, जहाँ पर जितनी भी डायनेस्टीज़ आई हैं, जितने भी रूलर्स आए हैं हमारे, उन्होंने अलग अलग टाइम पर, मतलब मैं अभी हिंदुज़म की बात कर रही हूँ, तो हिंदुज़म में जो रूलर्स आए हैं जिन्होंने अपने टाइम पर जो टेम्पल्स बनवा के गए हैं उनका स्कल्पचर देखेंगे। ठीक है, आपको जैसा पता है कि हमारा जो इंडिया है उसको दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, एक नदन वाले रीजन में, एक सदन वाले रीजन में। तो नदन का जो टेम्पल स्कल्पचर है वो डिफरेंट टाइप का है एज कम्पेयर टू द सदर्न कल्चर, राइट। तो नदन में क्या डिफरेंट है, यही डिफरेंस को हम एक बार देखेंगे। तो इस तरह से जो हमारी आज की जर्नी है वो रहने वाली है। चलिए, तो अब और देरी ना करते हुए हम आज का सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको बता ही दिया कि हम इसको में आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं। हमारा ये वाला पार्ट जो है हम कवर कर चुके हैं, ठीक है, ट्राइब्स एंड डायलेक्ट्स वाला। अब हमको कवर करना है आज मेजर आर्ट्स एंड स्कल्पचर ऑफ मध्य प्रदेश, करेक्ट। चलो, तो सबसे पहले जैसे कि हमने बात करी, हम पेंटिंग्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले दिमाग में अगर पेंटिंग आती है तो पेंटिंग आपको पता होनी चाहिए। मध्य प्रदेश के अंदर जो सबसे पुरानी हमें मिलती है वो है प्री हिस्टोरिक टाइम की भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स। ओके, भीमबेटका रॉक पेंटिंग्स जो है वो अपने आप में एक बहुत बड़ा इतिहास है। और आप ये मानिए कि जो पेंटिंग्स होती हैं वो एक्चुअल में सिर्फ रंगों का खेल या फिर हम ड्राइंग्स की बात कर लें, वही नहीं होता है। एक्चुअल में वो एक कम्युनिकेशन का भी पार्ट होता है। कैसे, आप सोचिए, जब भीमबेटका को हमने डिस्कवर किया था, वाकणकर ने जब डिस्कवर किया था, तब उन्होंने पता लगाया था कि हाँ, यहाँ पर कुछ लोग हैं जो रहते थे, है ना, प्री हिस्टोरिक टाइम पर, और वो क्या क्या करते थे, इनफैक्ट हम वो भी पता लगा पाए। तो वो पता कैसे लगा? ये जो भी पेंटिंग आपको दिख रही है, इसमें वो डिपिक्ट करते थे उस टाइम का जो उनका कल्चर रहता था, जो उनकी जो उनकी डेली लाइफ होती थी, जो रूटीन होता था वो। जैसे कि मैं बात करूँ, यहाँ पर ये हंटिंग को दर्शा रहा है, ठीक है, यहाँ पर ये लोग ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं या किसी वॉर के लिए जा रहे हैं, वो चीज़ बताता है, ठीक है। या फिर ये पास्चर वाला जो एरिया है इसको दिखाता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके से कम्युनिकेशन भी होता है। अब आप यहाँ आ जाओ, जैसे कि हमको स्टार्टिंग ही करनी है मालवा पेंटिंग से। तो अब मालवा पेंटिंग में आप देखो, ये बहुत फेमस मालवा पेंटिंग है। यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ जो है इसी पेंटिंग के अंदर समझ में आ रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर आपस में कम्युनिकेशन हो रहा है, आपस में कम्युनिकेशन भी हो रहा है। तो अलग अलग रीजन के आपको लोग दिख रहे हैं, अलग अलग कास्ट कम्युनिटी से लोग दिख रहे हैं, आपस में बातचीत हो रही है, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कलर कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। तो ये अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन है, प्लस यहाँ पर आपको ये बर्ड्स का पिक्चर देखने को मिलेगा, है ना। तो जो डिटेलिंग है वो देखने को मिलेगी। तो ये सब जो है पेंटिंग एक तरह से अपने कल्चर को रिफ्लेक्ट करता है। और मध्य प्रदेश में देखा जाए तो बहुत ही रिच ट्रेडिशन मिलता है पेंटिंग्स का। इसका एक रीज़न ये भी है क्योंकि जैसा कि हमें पता है कि मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा है। तो डेफिनेटली अगर हम ट्राइब्स की बात कर रहे हैं तो ट्राइब अपने आप में ही अपना एक हिस्ट्री लेके चल रही है, मतलब बहुत पुरानी ट्राइब्स होती हैं, तो वो भी अपना कल्चर जो है किसके द्वारा डिपिक्ट करेंगी,
जब हमारा जो लिपि फॉर्म है, जो वर्बल फॉर्म है वो आया था, उससे पहले से ही लोग कम्युनिकेशन तो कर ही रहे थे। तो इनका कम्युनिकेशन जो है वो कुछ इसी फॉर्म में होता था, आर्ट के फॉर्म में, पेंटिंग्स के फॉर्म में, ड्रॉ करके एक दूसरे से कम्युनिकेट करते थे। तो आपको समझ में आया पेंटिंग क्यों इतना अपने आप में इम्पोर्टेंस रखता है, और अगर हम एग्जाम में अब पेंटिंग्स पढ़ रहे हैं तो वो क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो अब मालवा की पेंटिंग आपने देखी। मालवा के अंदर दो पेंटिंग बहुत फेमस है, एक तो मांडना और दूसरा चित्रावन। मांडना जो है ये एक फोक पेंटिंग है और मध्य प्रदेश की ट्राइबल कम्युनिटीज़ द्वारा की जाती है, ये आप देख रहे हो। ठीक है, दिस इज मांडना। मांडना आप देख, जो वर्ड है ना वो मंडन से निकल कर आया है, जिसका मतलब होता है अपने आप में डेकोरेशन। पर अगर मांडना पे जाओगे ना तो मांडना मीन्स होता है ड्रॉ करना। ठीक है, आप जो भी, जैसे मैं यहाँ पर अगर कुछ भी ऐसे ऐसे कर रही हूँ तो ये क्या होता है, ये मांडना है। ठीक है, मार रही हूँ। जैसे आप मेहंदी के फॉर्म में कभी कभी सुनते होगे तो क्या होता है, मेहंदी मारते हैं, मतलब मेहंदी में अलग अलग जो डिज़ाइंस है उसको बनाते हैं, दैट इज़ कॉल्ड मांडना। ठीक है, तो ये आपकी एक फोक पेंटिंग है, पॉपुलर फोक पेंटिंग है मध्य प्रदेश की। और हाँ, ये मीना ट्राइब द्वारा बनाई जाती है, और मीना ट्राइब जो कि अपने आप में ओल्डेस्ट ट्राइब मानी जाती है मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, ओल्डेस्ट ट्राइबल कम्युनिटी है। तो आपको ये याद रखना है कि मांडना जो है उसका मतलब क्या हो गया, ड्राइंग। ठीक है, अब अगर आ जाओ चित्रावन पर, तो ये जो चित्रावन पेंटिंग दिख रही है ये भी मालवा की पेंटिंग है, और इसमें खास बात ये है कि ये जो पेंटिंग है विथ डिटेलिंग की जाती है, प्लस इसमें आउटलाइन नहीं बनाते हैं। ठीक है, मेजर फोक पेंटिंग्स के अंदर ही आएगा, और इसमें सेलेस्टियल बींग्स की पेंटिंग्स बनाई जाती है, वॉल पेंटिंग ही रहती है। सेलेस्टियल बीइंग की पेंटिंग बनाई जाती है, इसमें एनिमल्स, बर्ड्स, देवी देवता है ना, गॉड गॉडेस, प्लांट्स, सभी की पेंटिंग जनरली बनाते हैं इसमें। और मेनली जो इसकी खास बात बस यही है कि यहाँ पर आउटलाइन नहीं होती है इस पेंटिंग की, नो आउटलाइन इज देयर, ओके, इनिशियली। और जो ये पेंटिंग बनाते हैं उनको हम कहते हैं चेत्रास। क्या कहते हैं, चेत्रास। ठीक है, तो मालवा के अंदर जो मालवा पेंटिंग है उसमें अलग अलग कलर्स यूज हो रहे हैं, आपने देखा। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स वे यूज्ड। देन इसके जो दो बहुत फेमस पेंटिंग है मालवा के अंदर की, वो है एक तो मांडना और दूसरी हमने देखी चित्रावन। मांडना में आप याद रखेंगे कि ये मीना ट्राइब द्वारा बनाई जाती है, फोक पेंटिंग है, और इसमें जो मांडना वर्ड है उसका मतलब होता है ड्राइंग। ठीक है, फिर आ जाओ चित्रावन पे। तो चित्रावन जो है ये भी फोक पेंटिंग है, और मध्य प्रदेश में जो चित्रावन पेंटिंग करते हैं उन्हें हम कहते हैं चित्रास। इस पेंटिंग की खास बात आपको याद रखनी है, इसमें आउटलाइन नहीं रहती है। तो अगर ऑप्शन में आ जाए कि चित्रावन के अंदर आउटलाइन होती है या नहीं होती है, तो आप यहाँ पर सीधा सीधा इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। साथ में इसमें हर प्रकार की जो ड्राइंग्स हैं वो बनाई जा सकती हैं, जिसमें आपके अलग अलग फॉर्म्स जो हैं वो लिए जा सकते हैं। राइट, मेरा कहने का मतलब है एनिमल, बर्ड्स है ना, गॉड गॉडेस, जैसा कि इसमें दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे देखें। आई होप इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में आ गए, मालवा से बुंदेलखंड की तरफ आ चुके हैं, और अब बुंदेलखंड की जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग्स है उसको देखेंगे। आपको मेजरली मैं वही पेंटिंग्स बता रही हूँ और वही पॉइंटर्स बता रही हूँ जो आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो ये जितना भी आपको स्लाइड्स में दिख रहा है आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर आप अपने अगर शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो वेल एंड गुड है, बिल्कुल शॉर्ट नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जितना लिखते हो उतना जल्दी आपको याद होता है और उतनी देर तक आपको याद रहता है। ठीक है, तो आप शॉर्ट नोट्स बनाइएगा, और इसमें वही जो पॉइंटर्स है जो आपके इम्पॉर्टेंट है। चलो, तो अब बुंदेलखंड के अंदर हमको मेनली सुरैती, मामूलिया, चौक, मोरते, मुराइला और बरायन या अग्रोहन भी इसको कहते हैं, ये कुछ पेंटिंग्स हैं जो कि वेरी फेमस पेंटिंग्स हैं और जो आपकी इम्पॉर्टेंट पेंटिंग्स भी हो जाती हैं। ठीक है, चलो, तो आप सबसे पहले आते हैं सुरैती पे। सुरैती क्या है, एक वॉल पेंटिंग है, और ये जनरली जो है दुर्गा माता की लिए बनाई जाती है, दुर्गा वर्शिप करते हैं तब के लिए बनाई जाती है, दिवाली फेस्टिवल पर। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, ये कब बनाई जाती है, दिवाली फेस्टिवल पर बनाई जाती है और दुर्गा वर्शिप के लिए। फिर आ जाओ अगर मामूलिया पर, तो मामूलिया जो है ये भी वॉल पेंटिंग है, और ये बनाई जाएगी आपकी नवरात्रि के टाइम पर। ठीक है, नवरात्रि के टाइम पर बनाई जाएगी, और ये जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं ये गाय के गोबर से बनाती हैं। ठीक है, गाय के गोबर से ये पेंटिंग बनाई जाती है, वॉल पे बनाई जाती है। ठीक है,
चौक जो है, चौक इज पेंटेड ऑन हैप्पी ओकेशंस। ठीक है, खुशी के त्योहार पर जो चौक होता है, ये चौक आपने देखा भी होगा, कोई भी हम पूजा करते हैं तो सबसे पहले अगर भगवान जी की कोई भी पटा रखते हैं, पटे के ऊपर हम भगवान जी की मूर्ति रखते हैं या भगवान जी को जब विराजमान करते हैं तो देखा होगा अपने घर में हम स्वास्तिक बनाते हैं या एक चौक बनाते हैं फूल टाइप का। मैं उस चौक का डिज़ाइन आपसे शेयर करूं तो वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा चौक का डिज़ाइन होता है, हम ऐसे चौक बनाते हैं। तो ये हर ओकेशन पे या हम कभी भी कुछ सेलिब्रेट करते हैं ना, तो वो ये ऐसा चौक बनता है और उसके बाद फिर ये कुछ ऐसी डिज़ाइन होती है और ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सभी पे बनती है ऐसे। तो ये कुछ चौक की पेंटिंग होती है। ठीक है, ये चौक बनाया जाता है, ये आटे से भी बनता है, जो रंगोली होती है उससे भी बनता है। चलो, तो अब नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा मूर्ति। मूर्ति क्या है? ये वॉट नहीं है, वॉल पेंटिंग है सबसे पहले तो। ठीक है, सॉरी फॉर द मिस्टेक, वॉल पेंटिंग है। ठीक है, वॉल पेंटिंग है और ये मैरिज ओकेशंस पे बनती है। कब बनती है? जब शादी होती है तो शादियों में क्या करते हैं कि ये पेंटिंग जो है जो घर का मेन दरवाज़ा होता है उसके साइड साइड पे बनाते हैं। ठीक है, मेन डोर पे। फिर उसके बाद आते हैं मुराइला पे। मुराइला क्या होता है? ये पिकॉक की पेंटिंग होती है, कुछ नहीं, मोर या मुराइला। मुराइला से याद रखना आप, मोर मुराइला। ठीक है, याद रहेगा, मोर से मुराइला। तो ये वॉल पेंटिंग है, इसके अंदर क्या पिकॉक की पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, ये तो मुझे लगता है याद ही हो गया होगा। और फिर उसके बाद आ जाओ आप बरायन पे या अग्रोहन इसको बोलते हैं। अग्रोहन जो होता है ये भी शादी के टाइम पे बनता है, पर अब ये मंडप पे बनेगा। ठीक है, मंडप पे जो पेंटिंग होती है ना, मंडप पे, उस पे बनता है बरायन या अग्रोहन। ठीक है, तो आपने ये 6 पेंटिंग्स जो हैं मेनली याद रखनी है बुंदेलखंड साइड से। सबसे पहले तो सुरैती। सुरैती आप याद रखेंगे दुर्गा वर्शिप के लिए है। ठीक है, किसके लिए? दुर्गा वर्शिप पे है होती है और ये दिवाली पर बनती है, तो डीडी से आप याद रख सकते हैं। देन वी हैव मामूल्या। मामूल्या जो है वो कब बनती है? नवरात्रि में बनती है और ये गाय के गोबर से कुंवारी लड़कियां जो है वो बनाती हैं। चौक होगी हैप्पी ओकेशन पे बनते हैं। मूर्ति जो है ये भी मैरिज ओकेशन पे बनाते हैं और ये घर के जो मेन दरवाज़ा होता है उसके साइड साइड में बनाई जाती है पेंटिंग। ठीक है, जो मेन डोर पे ही बोल सकते हो। ठीक है, डोर ऑफ द हाउस, और साइड में ही बनती है। फिर आ जाओ मोरेला पे। तो मोरेला जो है ये याद रहेगा आपको, मोर से पिकॉक की पेंटिंग इसमें बनाई जाती है। और उसके बाद आता है बरायन या अग्रोहन। तो अग्रोहन जो है ये मंडप पे बनेगा। कहाँ बनेगा? मंडप पे बनेगा, शादी के ओकेशन पर ही। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ जाओ। आगे आ जाएगा आपका बघेलखंड का। मालवा हमने कंप्लीट कर लिया, बुंदेलखंड कंप्लीट कर लिया। देखो बघेलखंड में ये 4 आपको मेजरली याद रखनी है। कोहबर। ठीक है, कोहबर पेंटिंग, ये आपको दिख रही है कोहबर पेंटिंग। मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं। देखो, ये है कोहबर पेंटिंग। ये वॉल पेंटिंग है और ये भी ओकेशन के टाइम पर, आपको कौन सा ओकेशन दिख रहा है? देखो, मैरिज ओकेशन दिख रहा है, तो मैरिज ओकेशन के टाइम पर ये बनाई जाती है। यहाँ पर देखो, ये मैरिज ओकेशन पे। ठीक है, ये पेंटिंग आपको बनाई जाती है, कोहबर पेंटिंग इसको कहते हैं। फिर आ जाओ तिलंगा पे। तिलंगा भी वॉल पेंटिंग है और इसको पेंटिंग को बनाने के लिए क्या करते हैं, जो ऑयल होता है और ऑयल को मिक्सिंग करते हैं, किसकी? तिल ऑयल की। ऑयल कौन सा वाला? तिल ऑयल को कोल में मिक्स करके और उसके बाद वॉल पे बनाई जाती है ताकि वो बहुत टाइम तक रहे। तो कोयले को जब तिल के ऑयल के साथ मिक्स कर देते हैं ना, उसके बाद बनती है, तो डार्क पेंटिंग बनती है। ठीक है, और बहुत टाइम तक भी रहती है। फिर ये नेवरा। नेवरा भी वॉल पेंटिंग ही है और ये भादो मंथ में या भादो मास में बनाई जाती है। और जो मैरिड वुमेन होती है, जो जिसकी शादी हुई होती है ना, वो भादो मास के 9वें दिन बनाती है। ठीक है, भादो मास के 9वें दिन ये नेवरा जो है पेंटिंग बनाई जाती है। और उसके बाद आती है छठी। ठीक है, छठी पेंटिंग जो है ये बच्चे के जन्म के 6ठे दिन बनाई जाती है। छठी, 6 से 6 हो गया ना, तो 6 से 6 और 6 से छठी। तो ये जो जन्म होता है ना बच्चे का, उसके 6ठे दिन बनाई जाती है छठी। और इसमें गेरू जो होता है, गेरू एक कलर होता है, ठीक है, लाल रंग का, उससे बनाई जाती है ये छठी पेंटिंग। ठीक है, गेरू रंग से। ठीक है, तो बघेलखंड में आपने कोहबर देख ली, तिलंगा देख ली। तिलंगा याद रखना, तिल ऑयल को कोल में मिक्स करके फिर बनाई जाती है ये। ठीक है,
कोहबर को याद रखना है आपको, शादी के ओकेजन पे बनाई जाती है। न्योरा जो है ये जो शादीशुदा औरतें रहती है वो भादो मास के 9वें दिन, ठीक है, भादो मास के 9वें दिन बनाती हैं न्योरा पेंटिंग। और छठी जो है वो जो चाइल्ड होता है उसके बर्थ के 6th डे आपकी छठी जो है वो पेंटिंग बनाई जाती है। एंड इन दिस पेंटिंग दे यूज द गेरू कलर। चलो तो अब हम पढ़ लेते हैं निमाड़ वाली पेंटिंग। अभी मालवा पेंटिंग हो गई, बुंदेलखंड की हो गई, बाघेलखंड की हो गई। निमाड़ में आपको ये 4 पेंटिंग जो दिख रही हैं यही इंपॉर्टेंट है। देखो सबसे पहले पढ़ेंगे हम जिरोती। जिरोती जो पेंटिंग है ये हरियाली अमावस्या के टाइम पर बनाई जाती है, ठीक है। वॉल पेंटिंग होती है, हरियाली अमावस्या के टाइम पर बनाई जाती है। उसके बाद आ जाओ आप नाग चित्र पे। तो नाग चित्र में जैसा कि नाम ही डिपिक्ट कर रहा है ना, नाग चित्र, तो किसका चित्र होगा? तो ये नाग पंचमी के दिन बनाया जाता है इसका चित्र, ठीक है। नाग चित्र स्नेक पेंटिंग होती है ये। और वैसे निमाड़ लिखा हुआ है पर ये ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बनाई जाती है। मेनली कहाँ का है? निमाड़ का। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ निमाड़ में, ओनली एंड ओनली निमाड़ में बनाई जाती है, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं ये पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। तो नाग चित्र हो गया आपका। जिरोती याद रखिएगा कहाँ पे? हरियाली अमावस्या के टाइम पर बनाई जाती है। कहाँ पर? निमाड़ में, ठीक है। फिर आ जाओ संजा फूली। तो संजा फूली जो है ये आपकी जो कुंवारी लड़कियां होती हैं ये कुंवार के महीने में बनाती हैं। कब बनाएंगी? कुंवार के महीने में। और ये सिर्फ निमाड़ में नहीं, जैसा कि हमने बात करी ऑल ओवर मध्य प्रदेश में बनाते हैं, ठीक है। और फिर आ जाओ नवरत पे। तो नवरत भी वॉल पेंटिंग है और ये मेनली निमाड़ में और बुंदेलखंड दोनों में बनाई जाती है, ठीक है। इसमें नवरात्रि पे बनाएंगी और कुंवारी कन्याएं बनाती हैं। साथ में ये क्ले, गेरू और टर्मरिक इसमें यूज होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। क्ले, गेरू और जो हल्दी होती है वो यूज होती है इसमें मटेरियल के तौर पे, ताकि वो कलर यूज हो सके उसके अंदर। तो ये वाली जो पेंटिंग है आपकी नवरत पेंटिंग, देखो तो ये नवरात्रि के टाइम पर अनमैरिड गर्ल्स जो हैं ये पेंटिंग बनाती हैं, ठीक। चलो तो निमाड़ में अभी कुछ पेंटिंग्स और हैं जो आपको याद रखनी है, जैसे थापा पेंटिंग। थापा में क्या होता है? हाथ का थापा लगता है। शैल सप्तमी होती है, ठीक है। शीतला सप्तमी भी कहते हैं, शैल सप्तमी भी कहते हैं। तो ये जो सप्तमी, शीतला सप्तमी जो होती है उसके दिन क्या होता है कि हाथ का थापा लगा जाता है, ठीक है। और मैंने सुना है कि इसमें क्या होता है कि बासी खाना भी खाया जाता है। मतलब जैसे कल शील सप्तमी है या शैली सप्तमी, जो भी आप नाम इसको बोलें, ठीक है। अगर आपकी साइड पर आप निमाड़ रीजन से बिलोंग करते हैं तो बताइएगा कि ये जो है पूरी प्रोसेस इसकी कैसे होती है निमाड़ के अंदर, ठीक है। जहाँ तक मुझे पता है तो ये जो शीतला सप्तमी होती है जिस दिन, उसके एक दिन पहले खाना बना लिया जाता है और दूसरे दिन पूजा करने के बाद, सप्तमी की पूजा करने के बाद वही बासी खाना जो है खाया जाता है। और इसमें हाथ का थापा भी लगाते हैं घर पे, घर के जो साइड में गेट होता है ना उसके, तो ये थापा वाला होता है। फिर कंचली भरना पे आ जाओ तो कंचली भरना क्या होता है? शादी में क्या होता है, ये वर वधू के टाइम पर एक प्रोसेस होती है, एक विधि होती है जो कंचली भरना ये यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर आ जाओ पागल्या पे। तो पागल्या क्या होता है? ये बच्चे का जब जन्म होता है ना उस टाइम पर पागल्या पेंटिंग बनाई जाती है, ठीक है। और फिर आ जाओ ईरत पे। तो ईरत जो है ये भी वॉल पेंटिंग है, ये शादी के ओकेजन में बनाई जाती है और ये कुलदेवी की पिक्चर बनती है, ठीक है। सबकी अपनी अपनी कुलदेवी होती है, उनकी पिक्चर बनाई जाती है इस पर ईरत में, ठीक है। चलो तो ये पेंटिंग्स हो गई हमारी, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट, कुछ भी आपका ऐसा कुछ भी नहीं है जो अभी रह गया हो। हमने सारी पेंटिंग्स जो हैं वो कवर कर ली हैं, ठीक है। निमाड़ की पेंटिंग आप याद रहिए, निमाड़ की पेंटिंग जो है आप याद रखिएगा। ये अपना जो बुरहानपुर, भड़वानी, खंडवा, खरगोन, ये पूरा जो एरिया है वो सभी कवर करता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो स्कल्पचर वाला पार्ट है हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्कल्पचर पे जैसे कि मैंने आपसे बात की थी कि जो स्कल्पचर है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। केव स्कल्पचर, टेम्पल स्कल्पचर और आपका आएगा स्टूपा स्कल्पचर, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें केव स्कल्पचर से, तो केव स्कल्पचर जो है इसमें सबसे पुरानी जो केव स्कल्पचर हम स्टार्ट करते हैं वो है भीमबेटका केव्स।
तो अब इसकी लोकेशन की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आपको इसकी लोकेशन मिलती है। विंध्यन रेंज जो है एमपी में, ठीक है, एमपी में विंध्यन रेंज के जस्ट आप नीचे आएंगे सदर्न एज में, तो वहाँ पर भीमबेटका मिलती है। और यहाँ पर आपको 760 रॉक शेल्टर्स, ठीक है, 760 रॉक शेल्टर्स मिलेंगे एंड 500 रॉक केव्स। अंतर है इसमें, समझ रहे हो आप? 760 तो रॉक शेल्टर्स हैं एंड 500 रॉक केव्स हैं, और उनके अंदर आपको पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है। पेंटिंग्स तो आपको पता ही है, पेलियोलिथिक, मीसोलिथिक एंड चाल्कोलिथिक तीनों एजेस से यहाँ पे पेंटिंग मिली है, और इसको खोजा था वीएस वाकणकर ने 1957 में। तो ये आपका एक प्री का क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। फिर ये तो ठीक है, अभी आर्कियोलॉजिकल जो सर्वे ऑफ इंडिया है उन्होंने इस साइट को कंजर्व किया है और वही साइट को देख रहे हैं। इम्पॉर्टेंट ये है कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में मध्य प्रदेश की 3 साइट्स जो हैं वो लिस्टेड हैं, ठीक है। उसमें से ये वाली जो साइट है, ये एक साइट है जिसको मेंशन किया था, या जो साइट में जुड़ी थी 2003 में, ठीक है। तो भीमबेटका केव्स जो हैं आपकी, ये इम्पॉर्टेंट है, उनको इसके बारे में आपको अच्छे से याद रखना है। चलो अब आ जाते हैं आदमगढ़ केव्स पे। आदमगढ़ केव्स जो हैं ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आपको मिलेगी और नर्मदा नदी के किनारे, ठीक है, साउथ ऑफ नर्मदा मिलती है ये आदमगढ़ केव्स होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में। आदमगढ़ हिल्स में बोलते हैं इसको, ठीक है। और ये पेलियोलिथिक और मीसोलिथिक टाइम की है, ठीक है। 1922 में इसे किसने खोजा था? मनोरंजन घोष ने खोजा था। तो ये डेट्स आपको याद रखनी है, डेट से क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है। तो जो केव्स हैं आदमगढ़ केव, ये किसने खोजी थी? मनोरंजन घोष ने 1922 में खोजी थी। इसके अंदर आपको मिलेंगे 18 रॉक शेल्टर और 11 शेल्टर्स, ठीक है। ये अगर नहीं भी याद होता है तो चलेगा, कोई बात नहीं है, बट हाँ एक बार आप इसको देख लोगे तो उससे ये है, क्योंकि आगे तो आपको तैयारी करनी है मेंस की, और मेंस में अगर आपको पूछ लिया जाए आदमगढ़ केव्स 3 नंबर में, तो आपको एटलीस्ट आपके पास 3 पॉइंटर्स होने चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ये वाले पॉइंटर्स जो हैं आपके पास हैंडी होने चाहिए, ठीक है। अब देखो शेल्टर्स में जो आपको मेनली क्या मिलने वाला है, तो मिनिएचर पेंटिंग्स जो हैं वो मिलेंगी। अब ये स्टेटमेंट फॉर्म में हो सकता है कि पूछ ले पीएससी में कि यहाँ पर जो जो मिल रहा है उसको उसके बारे में पूछ ले। तो मिनिएचर पेंटिंग्स आपको याद रखना है, ये एक आपका वर्ड हो जाएगा जो आपको आइडेंटिफाई करवा सकता है आदमगढ़ केव्स के बारे में। और यहाँ पर जो कलर्स यूज हुए हैं वो रेड, डार्क ब्राउन, शेडोई ब्राउन और वाइट कलर्स। चलो तो आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ लेते हैं पचमढ़ी केव्स। पचमढ़ी केव्स तो आप लोग विजिट भी कर चुके होंगे, ठीक है, बहुत से लेक्चर्स जो देख रहे हैं इसमें से। अब होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका पचमढ़ी केव्स, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल रेंज में। कहाँ पर आता है? सतपुड़ा मैकाल रेंज में, ठीक है, सतपुड़ा मैकाल रेंज में आता है, होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है आपका क्या? पचमढ़ी केव्स। इसमें जो केव्स हैं ये प्री हिस्टोरिक रॉक केव्स हैं ये, ठीक है, प्री हिस्टोरिक रॉक केव्स हैं। और यहाँ पर आपको जो मेनली केव्स मिलती हैं वो मिलती हैं पांडव केव्स और भारतनीर केव्स। पांडव केव्स का मतलब होता है 5, तो जो 5 पांडव थे उनकी अलग अलग केव्स जो है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है, ठीक है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पर जटाशंकर केव्स, अष्टांचल केव, चीफ्तन केव्स, हार्पर केव, ये कुछ कुछ केव्स हैं जो भी मिलती हैं। तो जो 5 पांडवों की बात करी हमने, वो 5 पांडवों की यहाँ पर आपको मिल जाएंगी क्या? केव्स। और इसके साथ ही यहाँ पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो जो सजेस्ट करते हैं कि ये जो केव्स है ना, ये बुद्धिस्ट मोंक जो थे मौर्यन पीरियड के टाइम पर जब वो यहाँ पर रहे थे, तो उनसे भी कुछ ना कुछ एसोसिएटेड हैं ये, ठीक है। रही बात आपकी जो भारतनीर केव है, भारतनीर केव जो है ये आपकी 1930 में एक्सकेवेट की गई थी। डोरोथी डीप करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने देखा था इसको। क्या नाम है? डोरोथी डीप, ठीक है। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हालांकि आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, राइटिंग तो छोड़ ही दीजिएगा आप, ठीक है। मैं आपको स्पेल कर देती हूँ, DOROTHY डोरोथी एंड DEEP डीप, ठीक है। यहाँ पर इनको एनिमल की पेंटिंग मिली थी। चलो तो पचमढ़ी केव्स हो गया। अब आते हैं जो इम्पोर्टेंट केव है हमारी, वो है उदयगिरी केव्स। तो उदयगिरी केव्स जो है ये आपकी विदिशा में पड़ती है
और यहाँ पर आपको 20 केव के लगभग तो एस्केवेट हो चुकी हैं। वैसे और भी हैं पर अभी कितने एस्केवेट हुई हैं? 20। और ये जो है ये गुप्ता एरा के टाइम पर बनाई गई थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। ठीक है, इसको मेनली जो फोकस करता है ये जैनिज्म के लिए ज़्यादा वो है, मतलब मैं बोलूँ जैनिज्म को डेडिकेट की गई है, और साथ में हिंदुज़म का भी कुछ मिलता है। जैसे आप विष्णु का अवतार यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये आपका हिंदुज़म के अंदर आ जाएगा। ठीक है, उस ये जो केव्स हैं ये बाद में बन तो गई थी कब? ये बहुत पहले की केव्स है, गुप्ता पीरियड के टाइम पे, पर इसको नाम दिया गया था, परमार किंग आए थे उदयादित्य। कौन आए थे? उदयादित्य आए थे, उनके नाम पर फिर इस केव का नाम पड़ा था। ठीक है, चलो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो कि आपसे विद नेम्स पूछ ली जाती हैं। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट केव्स हैं जो कि आपको यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। जैसे सबसे पहले आपको दिख रही होगी गुफा नंबर 5 या केव नंबर 5 भी बोल सकते हैं। इसको हम वाराह केव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वाराह केव। ठीक है, यहाँ पर विष्णु का वाराह अवतार दिखाया गया है। ठीक है, विष्णु का वाराह अवतार दिखाया गया है, इसके अंदर इनकारनेशन हम बोलते हैं इसको इंग्लिश में। ठीक है, इसमें क्या है, ये धरती माँ को बचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए आए थे। उस सिलसिले में जो है इनको डिपिक्ट किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद जब हम केव नंबर 6 की तरफ देखेंगे तो केव नंबर 6 में जो है कुछ फिगर्स बने हुए हैं, जैसे लॉर्ड गणेशा बने हुए हैं, शिव बने हुए हैं, विष्णु बने हुए हैं। ठीक है, दुर्गा, महिषासुर मर्दिनी, तो ये सब गॉड्स यहाँ पे बने हुए हैं केव नंबर 6 में। उसके बाद जब आएंगे हम केव नंबर 13 में, तो केव नंबर 13 में 12 फीट लॉन्ग, कितनी? 12 फीट लॉन्ग जो है अनंत शयना पैनल के अंदर, मतलब अनंत शयना पैनल में रॉक कट स्कल्पचर है जो कि विष्णु को दिखा रहा है। ठीक है, ये वाला आप देख सकते हैं, मैं आपको बता देती हूँ ये। ठीक है, रिक्लाइनिंग पोजीशन में जो है विष्णु का अवतार यहाँ पर दिखाया गया है, केव नंबर 13। तो आपको ये केव नंबर जो है याद रखने हैं। केव नंबर 5 में क्या है? वाराह अवतार है। केव नंबर 6 में अलग अलग जो गॉड हैं उनकी मूर्ति है। और केव नंबर 13 में आपको याद रखना है 12 फीट लॉन्ग रिक्लाइनिंग विष्णु की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी, अनंत शयन पैनल बोल सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, बाघ केव्स में आते हैं। ठीक है, बाघ केव्स में ये आपको ध्यान रखना है कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में है, बागेश्वरी नदी के किनारे। कहाँ पर है? धार डिस्ट्रिक्ट में बागेश्वरी नदी के किनारे। गुप्ता एरा के टाइम पर बना हुआ है। और गुप्ता एरा जब ये बनवा रहा था तो ये जो टाइम पीरियड चल रहा था, ये इंडिया के टाइम पीरियड में अजंता एलोरा केव्स जो है उसके कंटेम्प्रेरी चल रहा था। बुद्धिज़्म को ये समर्पित है और इसकी डिस्कवरी हो रही है 1818 में। कब हो रही है इसकी डिस्कवरी? 1818 में। इसमें 4 गुफाएं मिलेंगी। ठीक है, अभी जो कि सरवाइव कर रही हैं। ठीक है, वैसे 9 हैं पर अभी 4 गुफाएं हैं जो कि सरवाइव कर रही हैं। तो बाघ केव्स जो हैं इसको एक बार रिवाइज कर लो। देखो, धार डिस्ट्रिक्ट में है बाघ केव्स। ठीक है, और इसको कंटेम्प्रेरी माना जाता है। कंटेम्प्रेरी बोलो या सेम ऐसे ही बोल दो एग्जैक्ट, ये अजंता एलोरा को काफ़ी ज़्यादा रिफ्लेक्ट करती हैं। अगर हम अजंता एलोरा केव्स को देखें तो बाघ केव्स जो हैं वैसे ही अपने मध्य प्रदेश में बनी हुई है। ठीक है, और रिलीजन में आपको याद रखना है ये बुद्धिज़्म को समर्पित है। इसकी डिस्कवरी 1818 में हुई थी और अभी हाल फिलहाल में 4 केव्स जो हैं वो सरवाइव कर रही हैं। तो 4 गुफाएं जो हैं आप अभी जाएंगे तो आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, अब आ जाते हैं हम सारोमारू की गुफाएं। सारोमारू की गुफाएं कहाँ है? सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, इसका विलेज भी अब आप याद रखेंगे क्योंकि अब जो है एमपीपीएससी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन पूछने लगा है। तो पंगोररिया विलेज है। क्या नाम है? पंगोररिया विलेज, बुधनी तहसील में, सीहोर जिले में आता है। ठीक है, ये जो केव्स हैं ये बुद्धिज़्म को लेकर ही बनाई हुई हैं। और यहाँ पे बोला जाता है कि ये जो केव्स हैं ये एंशिएंट मोनास्टिक कॉम्प्लेक्स है, मतलब यहाँ पे जो मॉन्क्स थे उनके होने का यहाँ पर मिलता है जो एविडेंस है। ठीक है, केव आर्किटेक्चर जो है ये मेनली स्तूपा इनके इनसाइड बने हुए हैं। केव्स के अंदर आपको स्तूपा देखने को मिलेंगे। ये आपको स्तूपा का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ऐसे स्तूपास जो हैं वो देखने को मिलते हैं। ठीक है, और ये माना गया है कि जो अशोक हैं वो जब उज्जैन के गवर्नर बने हुए थे
जब इन्हें बिंदुसार ने उज्जैन का गवर्नर बनाया गया था, तब उस समय उन्होंने यहाँ पर आपकी विजिट किया था। ठीक है, सारूमारू की जो गुफाएं हैं उसमें बहुत सारे आपको ये मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे आपको, सेवरल स्तूप मिल जाएंगे जो कि स्ट्राइकिंग ग्राफिटी, ये आप याद रखना, मतलब बहुत ज़्यादा अलग अलग जो पत्थर हैं उनसे मिलाकर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर जो है उसको खड़ा किया गया था। ठीक है, तो सारूमारू की गुफाएं कहाँ पर हैं, सीहोर डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से गांव में है, पंगोररिया विलेज में है, बुधनी तहसील के अंदर है। ठीक है, बुद्धिज्म को समर्पित है, आपको बस इतना पता करना है। सारूमारू की गुफाएं किसको समर्पित है, बुद्धिज्म को समर्पित है। अशोका का मानना, अशोका की अगर हम देखें तो उस टाइम पीरियड में अशोका ने विजिट किया था। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे अब हमें पढ़ना है माडा की केव्स। ठीक है, माडा की केव्स जो है ये आपको सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी, ये ऐसी हैं। ठीक है, माडा की केव्स सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मिलेगी और ये फेमस किस लिए है, क्योंकि ये जो है उस समय एनर्जी रिसोर्सेज जो है मध्य प्रदेश में देने का काम कर रही थी और अभी भी कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा एनर्जी रिसोर्सेज हमको देखने को मिलता है। कहाँ से, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट से। तो सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में क्या है, सिंगरौली को क्या बोलते हैं हम, ऊर्जा घर बोलते हैं। यहाँ से काफ़ी सारी एनर्जी रिसोर्सेज जो हैं हमको मिलती हैं। ठीक है, अच्छा ये कौन से पीरियड में है बनाई गई थी, 7 to 8 सेंचुरी में बनाई गई थी। और ये अब याद रखना, अभी तक तो बुद्धिज्म दिख रहे थे, ये हिंदुज्म को समर्पित है, तो हिंदुज्म की गुफा है ये। और मीसोलिथिक एज की यहाँ पे पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर आपको माइक्रोलिथ इम्प्लीमेंट, द माइक्रोलिथ जो हमने देखे थे ना छोटे छोटे टुकड़े, वो भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे स्टोन के। ठीक है, फिर आ जाओ आप बांधवगढ़ केव्स पे। अब बांधवगढ़ केव्स कहाँ है, ये है आपका उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है बांधवगढ़ केव्स। ठीक है, और ये जो आपको मूर्ति दिख रही है ना, ये वाली, ये आपको बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है मध्य प्रदेश का, वहाँ पर मिलती है। ठीक है, 2nd से 5 सेंचुरी एडी में इसको बनाया गया था उस समय, और ये बुद्धिज्म को समर्पित है, याद रखेंगे बुद्धिज्म। तो इतने समय में हमको सिर्फ एक माडा की गुफा मिली है जो कि हिंदुज्म से रिलेटेड है, बाकी अभी तक जो हमने देखी है गुफा मेनली तो बुद्धिज्म से रिलेटेड देखी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको याद रखना है कि जब हम गुफा पढ़ते हैं ना तो उसमें चैत्य और विहार, जो भी गुफाएं मैनमेड हैं उन्हें चैत्य और विहार में डिज़ाइन किया गया था, जिसके अंदर कुछ तो मॉन्क्स जो थे वो रेस्ट करते थे और कुछ विहार या कुछ इस तरह का जो फॉर्मेशन है यहाँ पर वो लोग अपनी प्रेयर्स को परफॉर्म करते थे। ठीक है, तो ये जो केव्स हैं ये चैत्य केव्स थी। ठीक है, यहाँ पर स्टोन के बेड्स बने हुए जहाँ पर वो रेस्ट करते थे मॉन्क्स। ठीक है, समझ में आया। तो चैत्य और विहार, विहार में क्या होता था, प्रेयर्स परफॉर्म होती थी, गुफा का ही टाइप है, कुछ नहीं है अलग से, गुफा के टाइप है एक चैत्य और विहार। तो चैत्य में क्या होता था, जो मॉन्क्स थे तो वो रेस्ट करते थे, तो इसलिए यहाँ पर कैसे पता चलता है कि ये चैत्य है, तो यहाँ पर स्टोन बेड्स मिले हैं। ठीक है, क्या मिले हैं, स्टोन बेड्स मिले हैं। और यहाँ पे जो आपको केव्स में इंस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगे वो ब्राह्मी लिपि में है। कौन सी लिपि में है, ब्राह्मी लिपि में। ठीक है, तो ये माडा की गुफाएं और बांधवगढ़ की गुफाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, गुफाओं से क्वेश्चन बनता है, और मेनली तो क्वेश्चन ये बन सकता है आपको कौन सी गुफा कहाँ पर है, और रीजन आपसे पूछ सकते हैं, प्लस वो कौन से सेक्ट से रिलेटेड है। पूछ सकते हैं कि माडा की गुफा क्या बुद्धिज्म से रिलेटेड है, जैनिज्म से रिलेटेड है, हिंदुज्म से रिलेटेड है, या आजीविका सेक्ट से रिलेटेड है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम ये सब चीज़ें इतना डिटेल में देख रहे हैं। डिटेल में देखने से क्या होता है कि हमको इतना सारा पढ़ लो, आप 100% पढ़ लो तो एटलीस्ट आपके पास 70-80% तो दिमाग में स्टोर रहता है। ठीक है, और जब आप रिवाइज कर लोगे तो डेफिनेटली आपके पास 100% ज्ञान भी आ सकता है। चलो, तो अब नृगेंद्रनाथ केव्स की बात करें तो नृगेंद्रनाथ केव्स जो है पटनी विलेज रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये हिंदुज्म से रिलेटेड ही है और इसे 2009 में खोजा गया था आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट द्वारा। कब खोजा गया था, 2009 में। ठीक है, और ये 1 किलोमीटर लॉन्ग केव है और बहुत नैरो है, मतलब बहुत पतला सा इसका एंट्रेंस है ना, सकरा सा एंट्रेंस बोल सकते हो आप। फिर आता है लोहानी केव्स, तो लोहानी केव्स आएगा आपका मांडू धार डिस्ट्रिक्ट में। मांडू जो जगह है वहाँ पर आता है, ये रही वो केव्स। ठीक है, दीज केव्स बिलोंग टू, कहाँ पे, 11th सेंचुरी में बिलोंग करती हैं, आपको ये याद रखना है। 11th सेंचुरी की केव्स हैं ये, और ये भी हिंदुज्म से रिलेटेड है। तो ये दोनों केव्स जो हैं
ये हिंदुज्म से रिलेटेड है, ठीक है। यहाँ पर आपको शिव जी, पार्वती जी और कुछ हिंदू डाइटीज जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं, ठीक है, जो यहाँ से खोजे गए हैं, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि हाँ ये हिंदू जो है हिंदुज्म को रिलेटेड है लोहानी केव्स, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ें। तो आगे आपकी आ रही हैं, ये हम इनको जल्दी जल्दी इसलिए कवर कर रहे हैं ताकि आपके पास एक आउटलाइन मैप बन जाए। अब उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, एक बार दोबारा से इन स्लाइड्स को देखना है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने से क्या होगा कि आप या तो लिख रहे होंगे या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो, बट दोनों में से कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेना, ठीक है। सिर्फ ऐसा नहीं कि बस बैठ के सुने जा रहे हैं, क्योंकि क्या होगा अभी तो लग रहा है कि हाँ याद रहेंगी, बाद में सब भूल जाते हैं। 7 कोठारी केव्स, ठीक है, मांडू के अंदर है। कहाँ पर है ये 7 कोठारी केव्स जो है मांडू के अंदर है। और ये देखो जो स्लोप बना हुआ है यहाँ पर, उसके ऊपर बनी हुई है ये केव्स। बेलवा केव्स ग्वालियर, इसका मुझे पिक्चर नहीं मिला, सॉरी स्टूडेंट्स, उसका पिक्चर तो नहीं है अभी। आपको अगर आप खुद सर्च करिएगा, अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड है, देखिएगा। और अगर आपने पहले ही विजिट कर लिया है तो फिर तो क्या ही बात है। बिलवा केव्स ग्वालियर में है। कहाँ है? ग्वालियर में, ठीक है। इट इज़ रिलेटेड टू शैवित सेक्ट, तो ये शैविज्म से रिलेटेड है, मतलब हिंदुज्म के अंदर भी शैविज्म जो सेक्ट है ना वहाँ से रिलेटेड है ये। फिर आ जाओ आप सिद्धांचल केव्स पर। ये देखो सिद्धांचल केव्स, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी मुझे। तो ये सिद्धांचल केव्स जो हैं ये आपके ग्वालियर फोर्ट के अंदर है, ठीक है, याद रखिएगा स्टूडेंट्स। ये कहाँ पर है? ग्वालियर फोर्ट के अंदर है। और ये जैनिज्म को रिलेटेड है, मतलब जैनिज्म जो है उससे संबंधित है। यहाँ पर आपको 11 जैन टेम्पल्स मिलेंगे जो कि किसको डेडिकेट करेंगे? जो तीर्थंकर हुए ना, हमारे जैनिज्म के जो तीर्थंकर हुए हैं उनको डेडिकेटेड हैं। तो यहाँ पर 11 जैन के मंदिर मिलेंगे आपको। और रॉक कट टेम्पल्स यहाँ पर 21 मिल रहे हैं, जो कि जिसके अंदर, मतलब रॉक कट टेम्पल्स मतलब ये होता है कि जो पहाड़ है उसको उसी तरीके से उकेरा गया है ताकि वो तीर्थंकर जो हैं उनके फिगर्स बनाए जा सके। सिंगल रॉक कट टेम्पल है, समझ में आया? सिंगल रॉक कट मतलब क्या? एक रॉक को लिया और रॉक को ही ऐसा फॉर्म किया कि उसमें से जो आकृति है वो निकल कर आ गई। ओके, इसमें आपको ये ध्यान रखना, इसमें टॉलेस्ट स्टैच्यू जो है वो 17.5 क्या 18 मान के चलो, 18 मीटर्स हाई का बना हुआ है, जिसके अंदर ऋषभनाथ या फिर हम आदिनाथ जिन्हें बोलते हैं उनका स्ट्रक्चर भी मिला हुआ है, ठीक है। अब सिलहरा केव्स कहाँ है? सिलहरा केव्स जो है ये कोटमा अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये तो देखो, ये ऐसे नाम है ना, ये बहुत ज़्यादा रिपीट नहीं हुए हैं, तो ये एग्ज़ाम में आने के इनके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये याद रखना, सिलहरा केव्स पूछ लिया जाएगा तो ये याद रखना आपको कहाँ पर है? अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है, कोटमा में, अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में। डन। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम आ गए पहाड़गंज केव्स पे। तो पहाड़गंज केव्स कहाँ पर है? पहाड़गंज केव्स है मुरैना के अंदर। ये केव्स आपके प्री हिस्टोरिक टाइम की ही हैं, मतलब भी से कितने साल पुराना? 25,000 साल पुराना। फिर है DPS द्वारकाधीश जो है और राम शर्मा, इन दोनों ने इसकी खोज करी थी, ठीक है। PS द्वारकाधीश और RS शर्मा ने 1979 में पहाड़गंज गुफा जो कि आपकी मुरैना में है उसको खोजा था, ठीक है। इन केव्स को लोकल लैंग्वेज में वहीं के लोग इसको लिखी छाछ भी कहते हैं, और हमने भी कई बार इस जो गुफाएं हैं इनको लिखी छाछ फॉर्म में ही पढ़ा है, मतलब लिखी छाछ एक नाम है इनका। यहाँ पर आपको 600 पेंटिंग्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये रेड ऑन ओस्ट्रे बेस्ड पेंट्स हैं, ठीक है। इससे पॉटरी भी बनती थी, ओस्ट्रे बेस्ड पेंट से पॉटरी भी बनाई जाती थी, ठीक है। और यहाँ पर आपको ह्यूमन और एनिमल फिगर्स जो हैं वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ केव्स और हैं, मैं बस नाम ले देती हूँ उनका। जैसे एक केव आपको देखने को मिलेगी सीतामढ़ी केव, ठीक है, क्या नाम है? सीतामढ़ी केव। फिर एक केव आपको देखने को मिलेगी दूरवासा केव। सीतामढ़ी केव जो है मैं ऐसे ही बता देती हूँ आपको, ये स्टोन बेस्ड है, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए बनाई गई होगी, तो यहाँ पे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए थी सीतामढ़ी केव्स। दूरवासा केव जो है इसको डेडिकेट किया था हनुमान जी जो हैं उनको, तो ये एक हनुमान जी का मंदिर आप समझ सकते हो, उन्हें किया था। और फिर एक आती है आपकी चेरी गोदादी केव, चेरी गोदादी, ठीक है।
चेरी गुदादी केव जो है इसके बारे में ज़्यादा तो कुछ नहीं, बस हाँ आप ये समझ लीजिए कि इसको ना मूलादेव एक मिनिस्टर हुआ करते थे, उनके द्वारा जो है इसके इंस्क्रिप्शन जो है इसमें मिलते हैं। मूलादेव उस समय कोई मंत्री रहे होंगे, उनके इंस्क्रिप्शन जो है वो इसके अंदर हमको पाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपको केव्स जो है वो याद रखनी है। अब आ जाते हैं हम गुरु गोविंदेश्वर केव्स पर। क्या नाम है? गुरु गोविंदेश्वर केव्स। गुरु गोविंदेश्वर केव्स कहाँ पर है? ये आपकी मानधाता नगरी में ओमकारेश्वर के अंदर आता है, खंडवा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, ये आदि शंकराचार्य से एसोसिएटेड है और इसे नागराज शर्मा ने 1970 में खोजा था। कब खोजा था? 1970 में खोजा था। ये माना गया है कि जो गुरु गोविंद जी हैं, ठीक है, गुरु गोविंद भगवत पदावी बोलते हैं इनको, ठीक है, वो किससे मिले थे? आदि शंकराचार्य से। और इन दोनों का संबंध क्या था? तो आदि शंकराचार्य के गुरु थे ये, जो ये नाम हम पढ़ रहे हैं ना, गुरु गोविंदेश्वर केव, गुरु गोविंदेश्वर, ठीक है, ये किसके गुरु थे? आदि शंकराचार्य के। और आदि शंकराचार्य आपको पता होगा तो वेदांत के जो सिद्धांत होते हैं उसके अंदर हम इनका नाम पढ़ते हैं। तो एक तो होते हैं द्वैतावाद, ठीक है, एक होते हैं अद्वैतवाद और एक होते हैं विशिष्ट अद्वैतवाद। तो जो अद्वैतवाद सिद्धांतक दिए हैं वो आदि शंकराचार्य ने दिया हुआ है। ठीक है, तो उनके बारे में हमको यहाँ पर पता चलता है। तो यहाँ पे आदि शंकराचार्य के आइडल्स देखने को मिलते हैं। उसके अलावा आप काजल रानी केव्स भी याद रखेंगे। ठीक है, काजल रानी केव्स याद रखेंगे। ये ओमकारेश्वर खंडवा में ही है और ये नेचुरल केव है। ठीक है, और फिर आता है छोटा महादेव केव। छोटा महादेव केव कहाँ पर है? छिंदवाड़ा में, जामुनिया विलेज के अंदर, छिंदवाड़ा में। ये जो केव है, ठीक है, ये पेंच रिवर के पास है। कहाँ पर है? पेंच रिवर के नदी के किनारे है ये वाली केव। छिंदवाड़ा की जो केव है छोटा महादेव केव। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? मेला लगता है। हर महाशिवरात्रि के दिन यहाँ पर एक मेला लगाया जाता है। कहाँ पर? छोटा महादेव केव में। छोटा महादेव समझ में आ रहा है, शिव जी की केव है ये। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हमने सारे स्कल्पचर यहाँ पर ख़त्म कर लिए हैं। सॉरी, सारे केव स्कल्पचर जो हैं हमारे यहाँ पर ख़त्म हो गए हैं। ठीक है, ज़्यादा नहीं है, एक बार और रीडिंग ले लेना आप इसकी, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। ठीक है, मेनली आपको इसमें क्या याद रखना है? कौन सी केव कहाँ पर लोकेटेड है, क्यों फेमस है, कौन सी डाइटीज़ को समर्पित है और कौन से सेट को समर्पित है। साथ में अगर डिस्कवरी दी गई हो तो डिस्कवरी भी नोट डाउन करते चलिएगा, किसने कब खोजी है। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है कि उसके अंदर। उसके बाद आ जाओ आप स्तूपा स्कल्पचर पे। तो स्तूपा तो आपको पता ही है, एक तो अपना रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है सांची स्तूपा। तो सांची स्तूपा का थोड़ा सा हम क्या इसमें देखेंगे कि बहुत सारी चीज़ें हैं स्तूपा के अंदर पे जो हमें पता होनी चाहिए। इनको रेलिंग्स को क्या कहते हैं, जो मेन गेट है उसको क्या कहते हैं, ठीक है, जहाँ पर मोंग्स के एडिक्ट्स हैं उस जगह को क्या कहते हैं, वो सब चीज़ें। सबसे पहले इसका बेसिक इन्फो ले लेते हैं। बेसिक इन्फो में पता होना चाहिए आपको 262 AD में अशोका ने सांची स्तूप बनवाया था। कब बनवाया था? 262 AD में। उसके बाद ये जो स्तूपा है इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1989 में सम्मिलित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा आपको जनरल टेलर को नहीं भूलना है। सांची स्तूपा की जो साइट है ये डिस्कवर किसने करी थी? जनरल टेलर ने करी थी 1818 में। ठीक है, और फिर बाद में सर जॉन मार्शल जो कि डायरेक्टर जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के, उन्होंने फिर बाद में इसको रिस्टोर किया था। और जो आज की कंडीशन आपको वहाँ पे देखने को मिलती है, ये जो कंडीशन है इसको बनाया गया था कब? 1912 से 1919 के बीच में। किसके द्वारा? जॉन मार्शल द्वारा। ठीक है, इसकी जो ये वाली हाइट आप देख रहे हैं, ये टोटल हाइट जो है ये आपकी 54 फीट के बराबर है। ठीक है, और इसका जो पूरा डायमीटर है, डायमीटर ये 120 फीट का है। ठीक है, और याद रखिएगा ये हेमीस्फेरिकल डोम है। कैसा डोम है ये? हेमीस्फेरिकल डोम है। ठीक है, ये आपको डिटेलिंग याद रखनी है। बुद्धिज़्म का तो है ही, ये पता ही है। इसमें दो चीज़ें हम पढ़ेंगे मेनली, एक तो तोरण द्वार पढ़ेंगे और उसके बाद जहाँ पे जो मोंक्स हैं उनके एडिक्ट्स रखे गए हैं उनको देख लेंगे, जैसे इसको वेदिका बोलते हैं। तोरण द्वार आपको याद रखना है, अशोका ने स्तूपा बनवाया था
पर जो तोरण द्वार है, ये जो आपका मेन यहाँ पे तोरण द्वार दिखता है ना, ये बनवाया था पुष्यमित्र शुंग ने। किसने बनवाया था? पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया था, जो कि डिपिक्ट करता है बुद्ध की अलग अलग स्टेजेस ऑफ लाइफ को, उनके बर्थ से लेकर उनके आखिरी एज तक उनकी लाइफ को ये डिपिक्ट करता है। ठीक है, इसमें 4 गेट है ये एक्चुअल में ऐसे। ठीक है, जैसे ईस्ट गेट जो है वो बताता है आपका बर्थ इन लुम्बिनी, कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, बुद्ध का, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। फिर साउथ गेट जो है वो बताता है कि इनको बोध गया में निर्वाण हुआ था। वेस्ट गेट, पहले हम ईस्ट की बात करें ना, तो ईस्ट के बाद हम जाएंगे वेस्ट पे। तो वेस्ट पे धर्म चक्र परिवर्तन आपको याद रखना है, जहाँ पर उन्होंने सबसे पहले अपना सरमन दिया था या अपनी उपदेश दिया था, वो कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर। फिर आ जाओ आप नॉर्थ पे, तो नॉर्थ में महापरिनिर्वाण है। महापरिनिर्वाण से पहले हम निर्वाण देख लेते हैं। महापरिनिर्वाण आ गया आपका कुशीनगर में, और निर्वाण जो है वो है बोध गया में। तो ये इस तरह से ये 4 गेट जो है ये बनाए गए हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं वेदिका की। ठीक है, वेदिका से पहले हम एक बार जो स्तूपा का स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा पास से देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आपको छतरी दिखेगी। ये जो छतरी है इसके अंदर आपको इसका जो सिंबलाइजेशन है वो है बुद्ध धर्म और संघ का। ठीक है, बुद्ध धर्म और संघ का, इसलिए छतरी दी हुई है। उसके बाद फिर ये जो नीचे आपको दिख रहा है इसको हर्मिका कहते हैं। हर्मिका मतलब जो बांधे रखता है। ठीक है, फिर ये अंड है, ये पूरा जो डोम स्ट्रक्चर है अंड। फिर ये जो आपको दिख रहा है इसको हम प्रदक्षिणा पथ कहते हैं, जहाँ पर राउंड लगाया जाता है यहाँ से ऐसे जाकर। ठीक है, और यहाँ नीचे ही प्रदक्षिणा पथ है, इसको मेधी कहते हैं। उसके बाद ये जो 4 आपको दिख रहे हैं ये हैं तोरण द्वार। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो कि 4 स्टेजेस दिखाते हैं गौतम बुद्ध की, वो 4 स्टेजेस जो हैं वो दिखाते हैं ये। फिर ये वेदिका है। वेदिका में एक्चुअली ये डेकोरेटेड रेलिंग्स होती हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगी जातक टेल्स। जातक टेल्स जो बुद्ध की जो पुराना जन्म था ना, उसकी कहानियाँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये बहुत अच्छे से उकेरी गई हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगी। साथ में वेदिका के अंदर बुद्धिज्म में कुछ सिंबल्स होते हैं, उनको भी दर्शाया गया है। जैसे कुछ सिंबल्स हमारे पास हैं, हम उनको देख लेते हैं। जैसे बनियान ट्री है, तो बनियान ट्री निर्वाण को प्राप्ति मिल जाती है। ठीक है, वैसा लोटस में का मतलब होता है बुद्ध का जन्म। हॉर्स का मतलब हो जाता है जब इन्होंने घर छोड़ा था, महाभिनिष्क्रम बोलते हैं इसको। तो रिनाउंसिएशन इन इंग्लिश, जहाँ ये घर से सब कुछ छोड़ के अपने घर से घर त्याग देते हैं पूरा, उसको ये हॉर्स से दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलती हैं जातक टेल्स, जो इसमें बहुत अच्छे से डिज़ाइन करी हुई हैं, बहुत अच्छे से उकेरी गई हैं। तो ये हो गया हमारा वेदिका। अब आ जाते हैं हम दूसरे स्तूप पे, बरहूत स्तूप पे। बरहूत स्तूप जो है ये आपको सतना डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा। ठीक है, ये कुछ ऐसा स्तूप है, ये अशोक ने बनवाया था 3rd सेंचुरी BC में सबसे पहले। ठीक है, और साथ में अगर बात करो तो इसकी जो ये रेलिंग्स दिख रही हैं ये बाद में शुंग डायनेस्टी में फिर बनवाई गई थी रेलिंग्स। ठीक है, तो शुंग डायनेस्टी ने रेलिंग्स बनवाने का काम किया था इसमें, और स्तूप बनवाया था किसने? अशोका ने। कब? 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है, इसके अंदर जो बरहूत रिमेन्स मिले हैं इसको खरोष्ठी स्क्रिप्ट में मतलब मिले गए हैं ये। ठीक है, यहाँ पर आपको किसके बरहूत के रिमेन्स मिले हैं, और साथ में जो भी यहाँ पर लिखा आपको मिला हुआ है वो खरोष्ठी स्क्रिप्ट में मिला हुआ है। अब ये देखिए, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, मैं बताती हूँ। ये दिख रहा है, ये स्वास्तिका है, स्वास्तिका स्तूप, ये स्वास्तिक बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्वास्तिक स्तूप है, इसको देख लेते हैं। ये जो है ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने, ठीक है, इसको डिस्कवर किया था, और इसके अंदर ऐसे 11 स्वास्तिक शेप स्तूप जो हैं वो मिले गए हैं 6वीं सेंचुरी AD में। ठीक है, ये कहाँ मिल रहा है? सिंगरौली के अंदर। ठीक है, कहाँ है? सिंगरौली में। तो ये आपने हो गया बरहूत स्तूप देख लिया है। फिर यहाँ पे सांची स्तूप, स्वास्तिक शेप्ड स्तूप देख लिया है। ठीक है, कहाँ पर? सिंगरौली में। चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है आपका देव कुठार। देव कुठार जो है ये आपको मिल जाएगा कहाँ पर?
देखो अशोक ने बनवाया था, और देव कोठार जो है ये एमपी में ही मिलता है, इसकी एग्जैक्ट प्लेस यहाँ पर नहीं दी गई है। ठीक है, आपको पता है क्या? आपको पता है तो आप बताइएगा मुझे। देव कोठार जो है ये बुद्धिस्ट स्तूपास के लिए फेमस है। अशोक ने इसको बनवाया था, और इसको खोजा किसने किया था? ठीक है, ये 1982 में, याद रखिएगा, पी के मिश्रा और अजीत सिंह द्वारा इसकी खोज हुई थी। ठीक है, कहाँ खोज हुई थी इसकी, ये आपको बताना है। द साइट हैज 4 प्रोमिनेंट स्तूपास, जिसके अंदर अभी तो 4 स्तूपा जो हैं वो दिए हुए, पर एस्केवेट कितने हुए हैं? 2 हुए हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ हम टेम्पल स्कल्पचर पर। तो टेम्पल स्कल्पचर जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत स्कल्पचर है मध्य प्रदेश के अंदर। अब जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, आपको याद होगा कि हमने बात करी थी इंडिया में 2 रीजन है, एक नॉर्दर्न रीजन, एक सदर्न रीजन। ठीक है, तो अगर नागर स्टाइल के टेम्पल आपको देखने को मिलते हैं तो वो नॉर्दर्न रीजन में मिलते हैं। एमपी के अंदर नागर स्टाइल के मंदिर जो हैं वो नॉर्दर्न रीजन में मिलते हैं, और शिखर के आपको मिलते हैं साउथ में। तो जो खजुराहो है ये आपका कहाँ है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मध्य प्रदेश के अंदर 85 टेम्पल्स 12वीं सेंचुरी तक मिले गए थे, जिसमें अभी 25 मंदिर ही हैं जो सरवाइव कर रहे हैं। ये तीसरी साइट है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ये नामित की गई थी। ठीक है, और मैंने जैसे कि बताया ये नागर स्टाइल में बनी हुई है। इसके अंदर कुछ हम मंदिर देखेंगे, ग्रुप्स ऑफ मंदिर, वेस्टर्न, ईस्टर्न और सदर्न। वेस्टर्न में आपको क्या क्या मंदिर मिलते हैं वो देख लो। सबसे पहले आपको मिलता है कंडरिया महादेव मंदिर। कंडरिया महादेव मंदिर जो है वो 1025 से 1050 के बीच में मिलेगा। इसमें 4 हाथों वाले शिव जी जो हैं, शिव लॉर्ड ब्रह्मा जो क्रिएटर हैं वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला ही हुआ है। ठीक है, उसके अलावा आ जाओ यहाँ पे जगदम्बी टेम्पल। जगदम्बी टेम्पल जो है ये आपको जो पार्वती है, जो देवी पार्वती हैं, ठीक है, उनके लिए समर्पित है ये मंदिर। और यहाँ पर आपको और किसका स्कल्पचर? लॉर्ड विष्णु का स्कल्पचर भी यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। फिर चित्रगुप्त टेम्पल आ जाते हैं। तो चित्रगुप्त टेम्पल जो है ये जो सन है, सूर्य है, उनको समर्पित है ये टेम्पल। आपको ये दिख भी रहा होगा, ये रोशनी जो है तो ये बिल्कुल सूर्य के फेसिंग में है, सूर्य को समर्पित है ये मंदिर। ठीक है, और इसमें 11 सिर वाले और 11 हाथ वाले लॉर्ड विष्णु का यहाँ पे स्कल्पचर भी देखने को मिलेगा। कितने हाथ? 11 सर और 11 हाथ। ठीक है, उसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ और भी डिवाइन कपल्स मिलेंगे, जैसे ब्रह्मा और ब्राह्मणी मिलेंगे, भैरव भैरवी मिलेंगे, लक्ष्मी नारायण मिलेंगे, शिव पार्वती मिलेंगे। तो ये सब अलग अलग जो हैं आपको ये डाइटीज भी यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब आ जाओ कहाँ? ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। तो ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपको मिलेंगे वामन टेम्पल और जवारी टेम्पल। ठीक है, ईस्टर्न में कौन कौन से? वामन और जवारी। तो वामन टेम्पल जो है ये आपका 5th इनकारनेशन है, जो किसका? लॉर्ड विष्णु थे ना, उनका जो 5वां अवतार था उसके लिए समर्पित है ये मंदिर। 1050 से लेकर 75 एडी तक का इसका बिल्ट हुआ था, मतलब इतने लंबे समय तक ये बना था। ठीक है, साथ में इसमें बहुत अच्छी अच्छी मूर्तियां जो हैं, इरोटिक कार्विंग्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, उसके बाद जवारी टेम्पल पर आ जाओ। तो जवारी टेम्पल 1075 से 1100 एडी तक का है। आपको ये डेट्स याद रखने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप ये इग्नोर भी कर सकते हैं। अभी आपको तो मेनली ये याद रखना है कौन सा टेम्पल मैं कहाँ बता रही हूँ। ठीक है, और अगर मैंने किसी टेम्पल की लोकेशन नहीं बताई है तो आपको खुद को सर्च करना है, दैट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, इससे क्या होगा बताने को मैं यहाँ बता दूँ, पर कुछ चीज़ें आपको भी तो खोजनी चाहिए, कुछ चीज़ें आपको भी सर्च करनी चाहिए, उससे क्या इंटरेस्ट बढ़ता है, और कुछ नहीं है। फिर आ जाओ यहाँ पर शिखर। वैसे तो मैंने आपको सभी कुछ बताया है, सो निश्चिंत होकर आप पढ़ते रहिए। ठीक है, आप देखो शिखर स्टाइल के यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो जवारी टेम्पल है ना, जो अभी हम बात कर रहे थे टेम्पल के स्कल्पचर को लेकर, तो जो शिखर टेम्पल है, शिखर स्टाइल का जो टेम्पल है वो जवारी टेम्पल है। जवारी टेम्पल है और इसका रेज्ड है। शिखर मतलब रेज्ड, शिखर ये वाला रेज्ड है। स्टाइल को बात नहीं कर रहे हैं, ये बात कर रहे हैं इसकी हाइट की।
ठीक है, इसका जो शिखर वाला है, ऊपर का हेड पॉइंट है, उसको रेज किया गया है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर जो टेम्पल मिलेंगे, आदिनाथ का टेम्पल, पार्श्वनाथ का टेम्पल, शांतिनाथ का टेम्पल जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने कौन कौन से देख लिए। एक तो हमने देख लिया यहाँ पे वामन टेम्पल, और दूसरा कौन सा देख लिया हमने, जवारी टेम्पल। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे ये आदिनाथ टेम्पल, पार्श्वनाथ टेम्पल जो हमने बात करी है वो भी आपको देखनी है। ठीक है, और एक और चीज़ है यहाँ पर, जो मकर तोरण आर्च, ठीक है, ये जो आर्च आप देख रहे हो यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, तो फ्रंट गेट से यहाँ पे एक आर्च देखने को मिलेगा। ये बहुत शार्प आर्क है। ठीक है, तो ये इतना डेलिकेट कार्व किया गया है, मतलब, और आप देख सकते हो कि ये कितने अच्छे से डिज़ाइन हुए हैं मंदिर। इनकी खूबसूरती जो है, तो ये आपका कौन सा हो गया, ईस्टर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल हो गया। अब उसके बाद आ जाते हैं हम सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में। सदर्न ग्रुप ऑफ टेम्पल्स में आपको मिलेगा दूलादेव टेम्पल और चतुर्भुज टेम्पल। तो दूलादेव टेम्पल जो है ये आपका कुंवर मठ के नाम से भी इसको जाना जाता है, या दूल्हा के नाम से भी, ब्राइड ग्रूम टेम्पल बोलते हैं इसको। ठीक है, और इसका भी अपर मोस्ट जो है वो शिखर टावर, मतलब ये ऊंचा है बहुत, इसलिए इसको बोलते हैं इसे शिखर टावर। ठीक है, यहाँ पर आपको फीमेल फिगर्स जो हैं वो वॉल पर आपको काफ़ी सारी दिख जाएंगी। ठीक है, और उनकी जो ज्वेलरी है वो भी, मतलब ज्वेलरी डिज़ाइनिंग जो है वो आपको वॉल पर यहाँ पे काफ़ी अच्छे से, बहुत आर्टिस्टिक स्टाइल में आपको यहाँ पे दिखने को मिलेगी। फिर आ जाओ चतुर्भुज टेम्पल पे, तो चतुर्भुज टेम्पल में भी काफ़ी सारी आपको पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। बस हाँ, यहाँ पर एक याद रखिएगा, जो इरोटिक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, या इससे पहले जो मंदिर में, यहाँ पर एक भी नहीं है इरोटिक स्कल्पचर। ठीक है, गंगा जमुना स्कल्पचर यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको एंट्रेंस पे, यह एंट्रेंस है इसका, यहाँ पर गंगा जमुना स्कल्पचर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। चलो, अब हमने इससे पहले एक देव कुठार स्तूपा पढ़ा था, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उसकी लोकेशन अगर आपने अभी तक देख ली होगी तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। देव कुठार कहाँ है, रीवा में है। ठीक है, रीवा में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने हिंदू टेम्पल को देख लें। तो ज्योतिर्लिंग आपको पता है कितने ज्योतिर्लिंग हैं भारत में, 12। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है, उसमें से मध्य प्रदेश के अंदर 2 हैं, एक तो महाकालेश्वर है और दूसरा है ओमकारेश्वर। तो महाकालेश्वर ज्योतिर्मंदिर कहाँ है, उज्जैन में, और ओमकारेश्वर कहाँ है आपका, खंडवा में। ठीक है, तो कच्छप घाट रूलर थे देवपाल, उन्होंने बनवाया था 64 योगिनी टेम्पल मुरैना का। ठीक है, ये जो है ये एक एजुकेशनल सेंटर हुआ करता था। आपको लग रहा है ये आज का जो पार्लियामेंट है ना, जो हमारा ओल्ड पार्लियामेंट है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेंट्रल विस्ता, ये बिल्कुल कुछ वैसा ही आर्किटेक्चर जो है यहाँ से उसको रिलेट किया गया था। ठीक है, तो ये जो है मेनली एस्ट्रोलॉजी, मैथमेटिक्स को काफ़ी बेस्ड रखा गया था इसके लिए। ठीक है, सर्कुलर डिज़ाइन में इसको क्राफ्ट किया गया था, और इसको एक और नाम से बोलते हैं एक रासो महादेव टेम्पल, एकत रासो महादेव टेम्पल भी बोलते हैं इसको। ठीक है, फिर आ जाओ आप 64 योगिनी टेम्पल खजुराहो का, तो कुछ ऐसा है 64 योगिनी टेम्पल खजुराहो वाला। ठीक है, ये खजुराहो के मंदिर दिख रहे हैं पीछे, और ये है आपका छतरपुर का 64 योगिनी टेम्पल। ये मेनली जो है तांत्रिक विद्या और शक्ति वर्षिप जो है ना उसके लिए डेडिकेटेड है। तो 9th सेंचुरी में ये बना हुआ था। और फिर आ जाओ हम 64 योगिनी टेम्पल जबलपुर की बात करें, तो ये भेड़ा घाट के पास ही है, गोलकी टेम्पल भी इसको कहते हैं। 2 नामों से फेमस है, एक तो गोलकी टेम्पल भी बोलते हैं, और एक जबलपुर का जो 64 योगिनी मंदिर है उसके नाम से फेमस है। कहाँ पर है, भेड़ा घाट में है। ठीक है, तो ये मंदिर आपको जैसे जैसे पिक्चर्स यहाँ पर शो होती जा रही है वैसे वैसे अपने दिमाग में फीड करते जाइए। ठीक है, ये पिक्चर्स मैंने रखी इसलिए ताकि आपको अलग से बस एक टेबल फॉर्मेट में बस बोरिंग तरीके से नहीं पढ़नी पड़े, आप बस देखो और दिमाग में रखो। तो हम जैसे जैसे डिस्कस करते जा रहे हैं वैसे वैसे आप याद रखो। हमने 64 योगिनी टेम्पल जो है अभी 3 डिस्कस कर ली, मुरैना की, छतरपुर की और जबलपुर की। मुरैना की जो है ये राजा जो कच्छप घाट राजा थे देवपाल, उन्होंने बनवाया था। ठीक है, ये मेनली जो है एस्ट्रोलॉजी एजुकेशनल सेंटर था ये।
ठीक है, किस किस का एजुकेशन सेंटर था, एस्ट्रोलॉजी का, मैथमेटिक्स का, और सन के ट्रांजिट को ये थोड़ा सा समर्पित है, और इसको एकत्रासु महादेव टेम्पल भी कहते हैं, सर्कुलर डिजाइन होने की वजह से। ठीक है, छतरपुर का जो है उसमें फेमस है आपको तंत्रिज्म और शक्ति वर्शिप के लिए ये मेनली एसोसिएटेड है, और जबलपुर वाला जो है इसको गोलकी टेम्पल कहते हैं, भेड़ाघाट में है। ठीक है, तो ये हमारे मंदिर हो गए। अब ये जो मैंने आपसे सबसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था, आपको याद हो तो, कि भीमबेटका केव्स जो हम इतना पढ़ते हैं वो कौन कौन से कलर्स में उनकी पेंटिंग्स जो है वो यूज़ हुई हैं। तो ये रहे वो कलर्स, देखो, ग्रीन, रेड, वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, ये कलर्स जो हैं ये यूज़ हुए हैं। ठीक है, कहाँ पर, भीमबेटका केव पेंटिंग्स के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो सेशन है आज का वो कंप्लीट हो रहा है। तो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। साथ में ये वाला जो भी हमने टेम्पल्स पढ़े, आपने आज काफ़ी सारे टेम्पल्स अपनी सीट पर बैठ के एक ही जगह घूम लिए हैं, सब कुछ घूम लिया आपने पेंटिंग्स देख ली, आपने केव स्कल्पचर्स देख लिए, आपने टेम्पल स्कल्पचर्स देख लिए, आपने स्तूपा देख लिए, अलग अलग तरीके से उसको समझ भी लिया है। ठीक है, जितने पॉइंटर्स हमने आज डिस्कस किए हैं ना, दे आर मोर देन इनफ। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से आप इतना पढ़िए। मेनली आपको याद रखना है, कोई भी चीज़, जो भी हम लोकेशन में कोई भी हम चीज़ पढ़ रहे हैं तो उनकी डिस्कवरी याद रखिएगा, उनकी लोकेशन याद रखिएगा, किसने बनवाया है और वो किस चीज़ के लिए फेमस है। ये 4 से 5 पॉइंटर्स जो हैं आपके दिमाग में हमेशा फीड होने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा जो पार्ट है, हमने आज का पार्ट जो है उसमें हमने अपनी पेंटिंग्स कवर कर ली हैं और स्कल्पचर वाला पार्ट जो है वो कवर कर लिया है। अब इसके बाद जो पार्ट आएगा उसमें हम क्या करेंगे, जो भी हमारा फोक रिलेटेड पार्ट है, फोक म्यूज़िक, फोक डांस, फोक ड्रामा, एनीथिंग रिलेटेड टू फोक, वो सारा हम कवर कर लेंगे। और उसके नेक्स्ट वाला पार्ट जो आएगा ना, उसमें हम क्या करेंगे, जो हमने आज टेम्पल्स देखे हैं, ये टेम्पल्स जो हमने स्कल्पचर के फॉर्म में देखे हैं, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं रिलीजियस टेम्पल्स को देखेंगे जिसमें अलग अलग जो सेक्ट हैं उसके वाइज, जैसे बुद्धिज़्म के, जैनिज़्म के, हिंदुज़्म में, तो हिंदुज़्म में जो टेम्पल्स हैं, अलग अलग टेम्पल्स हैं, ऐसे उनको एक बार हम देख लेंगे। बहुत कुछ तो आज आपने देख लिया है, थोड़ा बहुत जो बाकी है वहाँ हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो अब आपका एमपी में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है, मोस्टली 4 to 5 क्लासेस और रहेंगी, उसमें हमारा पूरा यूनिट 1 जो है बीपीएससी का वो हम कवर कर लेंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर नाउ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद द एनालिसिस हब। थैंक यू सो मच फॉर टुडे।